आज हम लोग राष्ट्रपति के जो विभिन्न शक्तियां हैं उस विभिन्न शक्तियों को पढ़ेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर राष्ट्रपति के पास, हमारे देश में जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति के पास क्या क्या पावर होते हैं। उन सभी पावर और उन सभी शक्तियों के बारे में अध्ययन करेंगे। हालांकि आप जैसे जानते हैं कि द्रौपदी मुर्मू हमारे राष्ट्रपति है, तो राष्ट्रपति बने तो राष्ट्रपति बनने के साथ उनको क्या क्या पावर है, उनको क्यों सर्वोपरि कहा जाता है, हमारे देश के यानी प्रथम नागरिक कहा जाता है। तो हमारे प्रथम नागरिक के लिए कौन कौन से मतलब पावर है, कौन कौन से शक्तियां है, उन सभी शक्ति का जिक्र आज हम करते हैं। वह देखिए यहां पर ध्यान देना है आपको, राष्ट्रपति के विभिन्न प्रकार की शक्तियां। राष्ट्रपति की शक्तियां, राष्ट्रपति की शक्तियां सुनिए बुआ, राष्ट्रपति की शक्तियां में आपको ध्यान देना है। अब जितने भी शक्तियां उन शक्तियों को लिख देते हैं और तब हम एक एक शक्ति के बारे में बताएंगे कि आखिर राष्ट्रपति के कौन कौन सी शक्ति है। जैसे देखिए सबसे पहला अगर हम बात करें, एक होता है न्यायिक शक्ति, राजनीतिक शक्ति, वित्तीय शक्ति, विधायी शक्ति, बहुत सारे शक्तियां होती है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एक विधायी शक्ति। विधायी शक्ति, दूसरा बात करें तो कार्यकारी शक्ति, कार्यकारी शक्ति, तीसरा बात करें न्यायिक शक्ति, और न्यायिक शक्ति के बाद अगर बात करें तो राजनीतिक शक्ति भी राष्ट्रपति के पास होती है। तो राजनीतिक शक्ति भी लिख सकते हैं, राजनीतिक शक्ति। और नहीं तो उससे पहले बात कर लेते हैं वित्तीय शक्ति। तब वित्तीय शक्ति, वित्तीय शक्ति, और वित्तीय शक्ति के बाद बात करें तो आपका इसमें लिख देते हैं राजनीतिक शक्ति। राजनीतिक शक्ति, राजनीतिक शक्ति के बाद अगर हम बात करें तो आप इसमें लिख सकते हो बुआ राजनीतिक शक्ति, आपातकालीन शक्तियां भी है राष्ट्रपति के पास। तो आपातकालीन शक्तियां, आपातकालीन, आपातकालीन शक्ति। राष्ट्रपति के पास आपातकालीन के बात करें तो सैन्य शक्ति भी होती है। सैन्य शक्ति, और सैन्य शक्ति के बाद अगर बात करें यहां पर वीटो शक्ति भी हम लिख सकते हैं, यानी वीटो शक्ति, वीटो शक्ति। जो वीटो पावर है क्या होता है इस सब के बारे में हम समझाएंगे। अब सुनिए बुआ जी, सारी शक्तियां यहां पर लिख दिए, यानी विधायी शक्ति, कार्यकारी शक्ति, इन सब को लेकर हम आपको पढ़ा दिए हैं। कार्यकारी शक्ति क्या होता है, विधायी शक्ति क्या होता है, दोनों पर हम काम कर चुके हैं। लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना है कार्यकारी शक्ति के अंतर्गत क्या होता है। तो राष्ट्रपति यानी राष्ट्रपति को कुछ विशेष शक्ति में, यानी यहाँ पर जो कार्यकारी शक्ति के अंतर्गत दिया गया है, यानी कार्य करने की शक्ति, कार्य करने यानी कार्य करने से संबंधित जो शक्तियां है तो उसको बोलते हैं कार्यकारी शक्ति। यानी कार्यकारी शक्ति के अंतर्गत वो क्या करते हैं, तो विभिन्न प्रकार के जो मंत्री रहते हैं, जो पदाधिकारी होते हैं, उनके नियुक्ति करते हैं कार्यकारी शक्ति के अंतर्गत। मतलब कि आपको याद रखना है कार्यकारी शक्ति के अंतर्गत जो विभिन्न प्रकार के जो अधिकारी होते हैं वो अधिकारी की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। राष्ट्रपति यानी जैसे आपको हम बताएं यहाँ पर कार्यकारी शक्ति के अंतर्गत, सबसे पहले यहाँ पर देखो तो कार्यकारी शक्ति के अंतर्गत राष्ट्रपति को कुछ कार्य करते हैं। कार्य क्या करते हैं, तो विभिन्न प्रकार के अधिकारी को नियुक्ति करते हैं। विभिन्न प्रकार के अधिकारी कौन हो जाएंगे, तो विभिन्न प्रकार के अधिकारी जैसे आप देखिए आपके प्रधानमंत्री होते हैं, जैसे नरेंद्र मोदी जी है। तो नरेंद्र मोदी एक क्या है, यह लोकसभा के चुनाव जीते और लोकसभा के चुनाव जीतने की वजह से इनका जो है यानी कार्यकारी शक्ति के अंतर्गत राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री जी को नियुक्ति की है। तो याद रखिएगा हमेशा प्रधानमंत्री का चुनाव कभी नहीं होता है,
प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं होता है, यानी प्रधानमंत्री का क्या होता है, नियुक्ति होता है, यानी प्रधानमंत्री नियुक्त होते हैं। उसी प्रकार मुख्यमंत्री का भी नियुक्ति होता है, मतलब कि मुख्यमंत्री का चुनाव नहीं होता है। चुनाव तो आपको याद रखना है, लोकसभा का होता है, राज्यसभा का होता है, विधानसभा का होता है, विधान परिषद का होता है। तो इस चीज को मुख्य तौर पर आपको याद रखना है। तो कार्यकारी शक्ति के अंतर्गत राष्ट्रपति क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार के यानी जो अधिकारी लोग होते हैं उनका क्या करते हैं, नियुक्ति करते हैं, यानी विभिन्न प्रकार के अधिकारी की नियुक्ति करते हैं। कौन, राष्ट्रपति। अब जैसे आप देखो इसमें, जैसे आप देखिए जो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर है, पीएम है, तो क्या करते हैं, प्रधानमंत्री जो होते हैं, प्रधानमंत्री यानी नियुक्त होते हैं। नियुक्ति कौन किए थे, यानी राष्ट्रपति। ठीक है, याद रखिएगा, राष्ट्रपति किसको नियुक्त किए हैं, पीएम को। उसके बाद जितने भी यूपीएससी से कंडक्ट होकर जाते हैं बुआ, यूपीएससी के जो लोग सब यूपीएससी, इसको भी क्या करते हैं, राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं। जो अधिकारी लोग होते हैं उन सब का नियुक्ति जो है, यानी बड़े लेवल के जो होता है पीएम, यूपीएससी से संबंधित, इस सब का जो है, जैसे आप देखो जो कैग होता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, इसके बारे में भी हम आपको पढ़ाएंगे। देखो याद रखिएगा, 11th क्लास अगर आप बढ़िया से पढ़ लेते हो ना, तो फिर 11th क्लास आप पढ़ते हो तो 11th क्लास क्या है ना आपका, मतलब ये बेसिक का मतलब करने का मतलब एनसीईआरटी हम यहाँ पर आपको पढ़ा रहे हैं। और ऐसा नहीं है, ये चीज कंपटीशन में बहुत काम देगा आपको, याद रखिएगा, यही सब चीज पूछता है कंपटीशन में, और पूरा 11th का चीज है। और यही चीज आप नहीं पढ़ते हो, जाते हो कंपटीशन की तैयारी करने और वहां पर जाते हैं तो फिर ये चीज पढ़ाता है, तो हमें लगता है नया नया चीज दे रहा है, और वहां पर 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 रुपया देकर और कंपटीशन की तैयारी करते हैं, और पता चलता है यही सब चीज है। आपको लगता है नया चीज, क्यों लगता है जानते हो, नया इसलिए लगता है क्योंकि आपने 11th का क्लास पढ़ा ही नहीं, 11th के बुक कभी पढ़ा ही नहीं। तो आपको याद रखिएगा, 12th आपको मार्क्स दिलाएगा, 12th में भी बहुत सारे नॉलेज है, 12th की किताब को भी पढ़ना है, तो उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे 12th के क्लास में। 12th वाले को जब पढ़ाते, और जिसका 11th कंप्लीट नहीं है वो 12th भी जाएगा। 11th आपको कंप्लीट हर हाल में रखना है, क्योंकि 11th से बहुत सारे क्वेश्चन 11th से पूछा जाता है। अब देखो दल बदल कानून पूछा हुआ, दल बदल नियम क्या है, ये तो 10th में भी पढ़ना है, 11th में भी पढ़ना है, और इस चीज को डिटेल में 12th में भी पढ़ना है। उसी प्रकार से आप देखो वहां पर जो होता है पंचायती राज, अभी सब क्या होता है, पंचायती राज क्या होता है, निर्वाचन आयोग क्या, इस सब चीज को पढ़ना है। संविधान संशोधन अमेंडमेंट क्या होता है, इस सब के बारे में हमें पढ़ना है 11th क्लास में। और 11th क्लास अगर आप नहीं पढ़े, छोड़ दिए, इसका मतलब आप ना कंपटीशन के आधा, और साथ ही साथ जो जानकारी के हिसाब से होनी चाहिए वो जानकारी आपके अंदर डेवलप नहीं हो पाएगा, आप नहीं जान पाएंगे। तो याद रखिएगा 11th क्लास में आप इस सभी चीज को एक एक करके हम सभी चीज पढ़ाएंगे, और हम यहाँ पर वादा करते हैं आपको आर्टिकल बाई आर्टिकल जोर जोर कर पढ़ाएंगे, और कहीं पर दिक्कत हो तो आप पूछेंगे हमसे, ठीक है, लेकिन दिक्कत नहीं होगा। तो कार्यकारी शक्ति के अंतर्गत क्या होता है, समझ गए, यानी विभिन्न प्रकार के कार्य संबंधी से जो होता है, राष्ट्रपति कोई अधिकार है कार्यकारी शक्ति के अंतर्गत, वो विभिन्न प्रकार के अधिकारी को क्या करते हैं, नियुक्ति करते हैं। नियुक्ति जैसे प्रधानमंत्री को नियुक्ति किए, हमारे देश में महालेख जो होता है, एजी होता है, कैग होता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर, निर्वाचन आयोग, जैसे देखो निर्वाचन आयोग जो होता है, निर्वाचन आयोग उसका भी क्या होता है, उसका भी नियुक्ति होता है। और बुआ याद रखिएगा, और इस सबको हटाना इतना साधारण बात नहीं होता है। जैसे निर्वाचन आयोग जो होता है, निर्वाचन आयोग जब आगे हम क्लास करेंगे तो समझेंगे कि निर्वाचन आयोग किस तरीका से हटता है। जिस तरीका से हम लोग राष्ट्रपति पढ़े, तो राष्ट्रपति में देखे राष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति पर किस तरीका से महाभियोग, इन सारी बातों को पढ़ाया। 52 से लेकर आपको 61 तक पूरा पढ़ा दिए थे। अब 52 से लेकर जब 61 तक उसमें हम जब आपको पढ़ाए थे, तो वहां पर राष्ट्रपति क्या है, पद क्या है, राष्ट्रपति के लिए योग्यता क्या होना चाहिए, वो सब चीज पढ़ चुके हैं पिछले क्लास में। आज हमें स्टार्ट किया आपको राष्ट्रपति के जो विभिन्न प्रकार की शक्तियां है, तो शक्तियां को जानना बहुत जरूरी। अब देखो, तो यहां पर नियुक्ति करते हैं तो एक कार्यकारी शक्ति के अंतर्गत आता है। किस शक्ति के अंतर्गत, कार्यकारी शक्ति के अंतर्गत। यानी राष्ट्रपति को संवैधानिक अधिकार है कि वो कार्यकारी शक्ति के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के जो अधिकारी है, पदाधिकारी है, उनकी नियुक्ति करते हैं। तो नियुक्ति, तो आप बताइए पीएम का क्या होता है, नियुक्ति होता है या चुनाव होता है? लेकिन हम लोग धोखे में क्या बोल देते हैं कि प्रधानमंत्री का चुनाव होता है, धोखे में क्या बोल देते हैं, मुख्यमंत्री का चुनाव होता है। अच्छा हम कहे चुनाव किसका होता है, तो लोकसभा का। किसका चुनाव होता है, लोकसभा का, और राज्यसभा का, और विधानसभा का, और विधान परिषद का। लेकिन प्रधानमंत्री पूछेगा तो नियुक्ति होता है, चुना जाता है, जो बढ़िया रहता है उसमें से जो लगे कि लीडर लायक है उसको सिलेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये आपका हो गया कार्यकारी शक्ति के अंतर्गत। अब देखो विधायी शक्ति के अंतर्गत क्या है, तो मुख्य रूप से याद रखिएगा विधायी शक्ति के अंतर्गत आपको ज्यादा कुछ नहीं, विधायी शक्ति के अंतर्गत विधि, देखो विधायी मतलब कि विधि, मतलब कानून,
कानून बनाने से संबंधित, विधि बनाने से संबंधित जो अधिकार है वो राष्ट्रपति को दिया गया। यानी राष्ट्रपति को एक पावर है कि विधायी जो एग्जीक्यूटिव पावर होता है, जो लेजिस्लेटिव पावर है, यहां पर देखें, और एग्जीक्यूटिव पावर, तो इसमें जो होता है राष्ट्रपति को एक पावर दिया गया विधायी शक्ति के अंतर्गत कि वो क्या करेगा, यानी देश हित में वह कानून बनाएगा। यानी देश हित में वह कानून बना, इसके तहत तो क्या होता है, विधायी शक्ति के अंदर विभिन्न प्रकार के यानी इसमें कानून को बनाते हैं, तो इसको कहते हैं विधायी शक्ति। अब देखो इसी के अंतर्गत याद रखिएगा, किसी भी सत्र को आहूत करते बुलाते हैं, सत्रावसान हटाते हैं, तो इसके अंतर्गत राष्ट्रपति को संयुक्त अधिवेशन करने का अधिकार है। मुख्य रूप से सभी को बुलाकर यानी संयुक्त अधिवेशन किया जाए, तो संयुक्त अधिवेशन का अधिकार है राष्ट्रपति किसके अंतर्गत करता है, तो विधायी शक्ति के अंतर्गत। याद रखिएगा संयुक्त अधिवेशन जो होता है वो शक्ति यानी राष्ट्रपति को अधिकार है, संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं, मीटिंग बुला सकते हैं, वह संयुक्त अधिवेशन जो है विधायी शक्ति के अंतर्गत आता है। इस शक्ति के अंतर्गत यानी विधायी शक्ति के अंतर्गत आपको मतलब कि विधि बनाने से संबंधित अधिकार है, ठीक है, यानी कानून बना सकता है। किस हित में, यानी देश में कार्य संचालन हेतु नियम कानून बनाने की जरूरत पड़ती है, तो नियम कानून, और इसी के अंतर्गत सत्राहूत करते हैं, सत्रावसान करते हैं, बैठक को बुलाते हैं। ये अधिकार किसको है, राष्ट्रपति को ये अधिकार दिया गया। किस शक्ति के अंतर्गत, विधायी शक्ति के अंतर्गत। कोई दिक्कत? अब सुनिए, अब यहां पर बुआ हम बात कर लेते हैं न्यायिक शक्ति। देखिए न्यायिक शक्ति की अगर हम बात करें, यहां पर लिख देते हैं, यहां पर देखिए न्यायिक शक्ति के अंतर्गत हम बात करें, न्यायिक शक्ति, जुडिशियल पावर, जुडिशियल पावर। बस सुनो, न्यायिक शक्ति में ये बहुत महत्वपूर्ण है, समझिए। आज हम एक घटना बताएंगे, उसके बारे में आपको एकदम दिल दहल जाएगा कि हमारे राष्ट्रपति क्या कर रहे हैं। वो सुनिए, यहाँ पर ये जो पावर दिया गया मुख्य रूप से ये पावर के इस्तेमाल कर नहीं पाते हैं, बहुत सारा शक्ति दिया गया है। सब काम देखिएगा ना तो राष्ट्रपति के नाम पर होता है, और इसका उपयोग जो करता है प्रधानमंत्री करते हैं। यानी जितना पावर दिया गया, जितना शक्ति दिया गया, उन सब शक्तियों का प्रयोग यानी राष्ट्रपति के नाम पर करते हैं प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति कुछ नहीं, अगर सही किए तो ठीक है, गलत किए तो ना, राष्ट्रपति की यही बताओ कहां का मतलब कि राष्ट्रपति के पास बहुत सारा शक्ति है और उसका इस्तेमाल कर देते हैं कौन कर देते हैं, प्रधानमंत्री। अब सुनिए, अब यहां पर न्यायिक शक्ति के अंतर्गत देखो, अगर हम आर्टिकल की बात करें तो न्यायिक शक्ति के अंतर्गत इसकी चर्चा जो है 72 में, आर्टिकल यानी अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 72 में यानी आर्टिकल 72 में इसका जिक्र किया गया। वो सुनो, न्यायिक शक्ति के अंतर्गत राष्ट्रपति के 5 प्रकार की न्यायिक शक्ति है। 5 प्रकार की न्यायिक शक्ति का मतलब कौन कौन, यानी न्याय करने से संबंधित, और कौन कौन, यानी क्षमा शक्तियां भी इसको बोलते हैं। देखो तो 72 के अंतर्गत मुख्य रूप से आपको याद रखना है, यानी इसमें एक है क्षमा शक्तियां, क्षमा शक्ति। देखो क्षमा शक्ति का मतलब क्या हुआ, क्षमा शक्ति का मतलब क्या हुआ, जब राष्ट्रपति क्या करते हैं, जब किसी भी सजा को पूरी तरीके से माफ कर दे, जब राष्ट्रपति किसी भी सजा को पूरी तरीके से माफ कर देते हैं तो उसे कहते हैं क्षमा शक्ति। अब याद रखिएगा, राष्ट्रपति किसी भी सजा को माफ कर देते हैं तो उसको कहते हैं क्षमा शक्ति। पता चला आप बहुत बड़ा यानी गैंगस्टर निकला, उस समय में कहेगा कि राष्ट्रपति हमारे क्षमा शक्ति के अंतर्गत राष्ट्रपति, मान लो इससे तो होगा, अरे भाई राष्ट्रपति के बाद क्षमा शक्ति। अब जेकर एकदम नेपोटिज्म चलता है, और आजकल मान लो न्यायिक शक्ति, क्षमा शक्ति के अंतर्गत अगर किसी के चाचा बैठल है पद पर, किसी के पापा बैठल है, क्योंकि नाना बैठल है, मान लो वहां पर जब न्यायिक शक्ति के अंतर्गत जाएगा तो क्षमा शक्तियां है। अब पता चला ओकर नाना बैठल है और नाती जो है एकदम जा रहा है किसी का मर्डर करके, तो कहेगा हो नाना तू है तो राष्ट्रपति बनल छा, हमरा क्षमा कर देना क्षमा शक्ति के अंतर्गत। ना हो तो समझ रहे हो, मतलब क्षमा शक्ति के अंतर्गत राष्ट्रपति के छोट मोट गलतियां रहेगी, मान लीजिए अरे भाई छोट मोट गलती को हम लोग भी सजा माफ कर देते कि नहीं कर देते, टीचर लोग माफ कर देते हैं, मतलब तो राष्ट्रपति के अंदर तो वही माफ किया जाता है जो माफ करने लायक होता है, और अगर ज्यादा अपराध किए तो पनिशमेंट भी मिलता है। उसी प्रकार से राष्ट्रपति के पास पता चला एक छोटा सा कोई गलती कर दिया, तो क्षमा शक्ति के अंतर्गत राष्ट्रपति को पावर है कि वो क्षमा शक्ति के अंतर्गत सजा को माफ कर सकता है। तो ये हो गया क्षमा शक्ति हुआ है। अब सुनो, एक आता है ना विराम, विराम यानी किसी भी सजा पर विराम लगा देते हैं। विराम का मतलब रोक देते हैं। अब देखो
जो रिस्ट्राइट होते हैं यहाँ पर विराम जो होता है, विराम में क्या होता है, विराम शक्ति के अंतर्गत याद रखिएगा। देखो विराम शक्ति के अंतर्गत किसी भी सजा पर यानी कुछ समय के लिए रोक लगाते हैं। कुछ समय के लिए रोक का मतलब क्या हुआ, रोक का मतलब हुआ मान लो जब किसी कैदी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, कैदी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है मतलब कि उसका हेल्थ गड़बड़ चल रहा है। अब मान लो उसका हेल्थ गड़बड़ चल रहा है और वो जेल में बंद है, तो अब बहुत बड़ा क्रिमिनल है हर एक तरीका से, तो कुछ दया याचिका अपील करके मान लो अगर क्रिमिनल नहीं भी है तो राष्ट्रपति के पास से पावर होता है विराम शक्ति के अंतर्गत कि अगर किसी कैदी का, वो याद रखिएगा, किसी भी कैदी का, कोई अपराधी का, किसी भी कैदी का अगर अगर हेल्थ ठीक नहीं है, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो मान लीजिए वो जेल में बंद है और तबियत बिगड़ गया, तो इस स्थिति में यानी कुछ समय के लिए राष्ट्रपति सजा पर रोक लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, रोक लगा देते हैं। याद रखिएगा मतलब क्षमा शक्ति, विराम शक्ति के अंतर्गत क्या होता है, राष्ट्रपति यानी जब किसी कैदी का स्वास्थ्य उचित नहीं है, किसी कैदी का मतलब कि हेल्थ बढ़िया नहीं है, तो उस स्थिति में जैसे देखो आपको हम बता दें, जैसे लालू प्रसाद यादव जी, हालांकि उनको राष्ट्रपति चुनाव नहीं किया, लेकिन मान लीजिए वो मतलब वो बड़ा क्रिमिनल तो नहीं है, बड़ा अपराधी तो नहीं है, लालू प्रसाद यादव जी बहुत पढ़े लिखे आदमी है, बुआ उनके बात करे तो लॉ के पढ़ाई पढ़े हुए हैं, है ना, मतलब एक ये राजनीतिक चंगुल में जो भी है, क्या गलत है क्या सही है, वो अपना न्यायिक मामला है, न्याय की कोर्ट की जो है वो अपना सुनाएगा। लेकिन राष्ट्रपति वहां पर अगर बात करें, लालू यादव जी के बहुत पढ़े लिखे इंसान हैं, सीधा इतना बड़ा राजनीति नहीं खेलते हैं, पूरा बिहार को हिलाकर रख दिए थे अपने शासनकाल में, इस तरीका से मतलब कि वो भाषण देते थे अपने भाषा में, और इस तरीका से पूरा लोग को एकत्र करने का जबरदस्त पावर है उनके पास, मतलब लॉ के पढ़ाई पढ़े हुए। एक पढ़े लिखे आदमी जिस तरीका से बोल सकता है, जिस तरीका से मतलब वो भाषण दे सकता है, वो नहीं होगा। अब वही तेजस्वी यादव बहुत बढ़िया बोल लेते हैं, लेकिन अच्छी बात है बोल लेते हैं, लेकिन जिस तरीका से लालू यादव जी बोल लेते हैं उस तरीका से तो नहीं बोल पाएंगे, लेकिन फिर भी प्रयास अच्छा खासा करते, बहुत बढ़िया बोलते हैं, है ना। खैर वो बाहर की मामला। अब ध्यान दो बुआ जी, तो यहां पर विराम क्या होता है, जब किसी कैदी का स्वास्थ्य उचित नहीं है, जब किसी कैदी का तबियत बिगड़ गया है, तो उस स्थिति में राष्ट्रपति कुछ समय के लिए सजा पर क्या कर देते हैं, रोक लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, रोक लगा देते हैं, यानी सजा पर रोक लगा देते हैं, तो वो है विराम शक्ति। ठीक है, यानी विराम कब लगता है, जब किसी कैदी का स्वास्थ्य उचित नहीं है तब। अब सुनिए, अब ध्यान दो यहां पर, अब हुआ यहां पर एक बात करें तो एक होता है परिहार, याद रखिएगा, एक होता है परिहार शक्ति। परिहार का मतलब क्या होता है, इसको हम जस्ट एक बताए, एक होता है लघुकरण, एक होता है फिर परिहार। 5 प्रकार में बता, देखो एक लघुकरण, कम्यूट, देखो राष्ट्रपति के पास लघुकरण जो शक्ति है, ये भी शक्ति है लघुकरण। लघुकरण का मतलब क्या होता है, लघुकरण का मतलब लघु मतलब होता है छोटा, इससे लगता होगा लघु मतलब छोटा कि समय को घटा देंगे, नहीं समय नहीं घटता इसमें, लघुकरण में समय नहीं घटता। मान लो कोई कैदी है, कोई मतलब अपराध करके गया हुआ है, तो इसमें राष्ट्रपति के पास लघुकरण शक्ति के अंतर्गत किस चीज की चर्चा, तो लघुकरण में किसकी बात कही गई है, तो लघुकरण में बताया गया है इसमें सजा की प्रकृति को यानी राष्ट्रपति चेंज कर देते हैं, समय नहीं घटाते हैं। पर याद रखिएगा लघुकरण के अंतर्गत समय को नहीं घटाते हैं। क्या समय घटाते हैं, समय नहीं घटाते, यानी समय को नहीं घटाते हैं। और इसमें क्या करते हैं, तो सजा की प्रकृति को बदल देते हैं, यानी सजा के जो नेचर होता है उस सजा के नेचर को क्या करते हैं, बदल देते हैं, यानी सजा की प्रकृति को बदल देते हैं। अब जैसे हम बताते हैं, देखो सुनो, जैसे हम बताते हैं इसमें सजा की प्रकृति को बदल देते, मतलब समय को नहीं घटाते लेकिन सजा की प्रकृति को बदल देते हैं। जैसे मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति को, वो सुनो, 10 साल कठोर कारावास की सजा या 15 साल कठोर कारावास कहा गया, अपराधी करके अपराध करके गया है, कहा गया कि आप 10 साल आपको जेल में रहेगा, कठोर सजा मतलब कठोर सजा आपको दिया जाएगा। तो किसी अगर कैदी को मान लीजिए 10 साल कठोर सजा मिला, याद रखिएगा 10 साल कठोर सजा, तो राष्ट्रपति के पास ये अधिकार है इस शक्ति के अंतर्गत कि समय में कोई चेंजिंग नहीं, समय में कोई चेंजिंग नहीं, लेकिन जो कठोर सजा है ना, जो कठोर दिया गया है कठोर सजा, इसमें चेंजिंग कर सकते हैं। कहेगा नहीं सुनो कठोर है ना, तो एक साधारण कारावास में डालो, कठोर में नहीं, थोड़ा सा आपको रिलीफ देगा, राहत देगा। तो ये शक्ति दिया गया है राष्ट्रपति के पास, मतलब इसके तहत मान लो 10 साल का कठोर कारावास है तो समय चेंजिंग नहीं होगा, 10 साल है तो 10 साल रहेगा। और यहां पर जो कठोर है, ये कठोर किस चीज में बदल जाएगा,
साधारण में, यानी कठोर कारावास साधारण कारावास में बदल जाएगा। साधारण, समझ में आए हो? याद रखिएगा। तो बस आज ये 2 शक्तियां पढ़ाकर आपको तो याद रखो। सुनो, तो 3 शक्तियां पढ़ा है। क्षमा शक्तियां क्या होता है? जब राष्ट्रपति किसी भी सजा को पूरी तरीके से माफ कर देते हैं उसे कौन शक्ति बोलेंगे? क्षमा शक्ति। विराम शक्ति के अंतर्गत जब किसी कैदी का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा, उसका तबीयत खराब है, तो उस स्थिति में क्या लगता है? विराम। और लघुकरण का मतलब बताइए। लघुकरण में समय को घटाते हैं, समय को नहीं घटाते हैं। यानी लघुकरण में प्रकृति को, नेचर को क्या कर देते हैं? चेंज कर देते हैं। यानी लघुकरण में याद रखिएगा, यानी समय नहीं घटता है, यानी नेचर को। बताइए 10 साल कठोर कारावास था तो कौन में चेंजिंग हो गया? 10 साल साधारण कारावास में। ये किसके पास से पावर है? लेकिन बताइए राष्ट्रपति के पास इतना पावर होते हुए आज हमारे देश के द्रौपदी मुर्मू जी, हमारे देश का दुर्भाग्य कहिए या सौभाग्य कहिए, सौभाग्य की बात तो हम नहीं बोल सकते बुआ। आज बताइए मणिपुर के जो घटना है पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। पूरा देश, दुनिया को, अपना देश को, हम लोग जिसको बोलते हैं भारत माता की जय, आज उस माता को लज्जित करना पड़ा है, लज्जित होना पड़ा है। आज बताओ मणिपुर में एक महिला के साथ जो है किस तरीका से जो है वो क्रिमिनल कह सकते हैं, मतलब इतना बड़ा दयनीय अपराध किया है वो, उसको किसी हालत में छोड़ना नहीं चाहिए। आज बताओ वहां पर बीजेपी की सरकार है, बीजेपी की सरकार है वहां पर, साथ ही साथ वहां पर देखिएगा केंद्र में भी बीजेपी है, लेकिन यहां पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। आज बुआ एक राज्य की मुद्दा नहीं है, 3 महीना से मणिपुर जल रहा है, 3 महीना से मणिपुर जल रहा है। आज देखो केंद्र सरकार, नरेंद्र मोदी जी को इतना छुट्टी आज मिला है, आज नरेंद्र मोदी जी को इतना छुट्टी मिला है कि भाई इस पर कुछ बोला जाए। अब बताओ बुआ सुनिए, आज बताइए आप कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, किस आधार पर कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? जब हमारे देश के महिला लोग सुरक्षित नहीं रहेगी, जब हमारी देश के माताओं लोग सुरक्षित नहीं रहेगी, किस तरीके से हम कह सकते हैं देश जो है विश्व गुरु बनेगा? किस आधार पर देश को विश्व गुरु बनाएंगे? मतलब देश विश्व गुरु एक के कहने से नहीं बनेगा। अगर हमारे समाज की महिला भी शिक्षित होगी, हम भी शिक्षित होंगे, हमारे पुरुष लोग भी शिक्षित होंगे, तब जाकर हमारा देश विश्व गुरु बनेगा। ऐसे कह देने से विश्व गुरु नहीं बनेगा। आज बताओ वहां के मुख्यमंत्री का बयान आता है, मुख्यमंत्री का बयान क्या आता है जानते हो? कहता है ये तो एक वीडियो है, वायरल हो गया है, जिसके वजह से इससे पीछे कितना घटना। साले तुम बैठे क्यों हो? काहे बैठे हो तुम? छोड़ दो, इस्तीफा दो। आज देखो वहां पर बीजेपी तो नहीं संभल रहा है, तो वहां पर राष्ट्रपति जी को आपात शक्ति तो लगा देना चाहिए। लगाओ 356, क्यों नहीं लगाते हो? आज बताइए एक महिला की बात है और एक महिला राष्ट्रपति बैठी हुई है, एक महिला राष्ट्रपति बैठी हुई है। आज आदिवासी के लोग के साथ हुआ है, आप आदिवासी महिला है, आप आवाज उठाइए, आपके पास से पावर है। क्या होगा उस पद को लेकर, इतना शक्ति को लेकर, जिस शक्ति के अंतर्गत हम प्रधानमंत्री के सामने, हम किसी के सामने कुछ बोल नहीं सकते हैं। लानत है ऐसी शक्ति पर। क्या करेंगे हम ऐसी शक्ति लेकर? आज बताओ स्मृति ईरानी, सब बैठी हुई महिला लोग, आज महिला की आवाज के लिए एक ट्वीट नहीं, इतना घटना घटित होने के बाद एक ट्वीट आता है और करते हो, और प्रधानमंत्री को 60 सेकंड मिलता है, 65 सेकंड मिलता है एक महिला के ऊपर बोलने के लिए। क्या क्या देश सुरक्षित रहेगा हमारा? कुछ नहीं रहेगा। आज जो है वहां पर राष्ट्रपति शासन होना चाहिए। अगर तुम ऐसा बानी बोल रहे हो कि यहाँ पर ऐसी घटना पहले बार नहीं कितना हुआ है, तो फिर तू बैठे का है साले? तू जाओ यहां से, छोड़ दो, इस्तीफा दे दो। इसलिए आज याद रखियो, आज हम कहते हैं शिक्षा के साथ साथ महिलाओं को शास्त्र, शास्त्र के साथ साथ महिलाओं को शस्त्र भी चलाना सिखाओ। अपना आत्मरक्षा के लिए, अपनी सम्मान के लिए, अपनी रक्षा के लिए क्यों दूसरे पर निर्भर रहेगा? अपनी सम्मान के लिए दूसरे पर क्यों निर्भर रहेगा? कब तक उसका भाई पीछे पीछे जाएगा कि चलो हम चलते हैं तुम्हारे साथ? कब तक एक पापा उसके साथ पीछे पीछे जाएगा, चलो हम तुम्हारे एग्जाम सेंटर पर चलते हैं? ये क्या है? क्यों कर सकते इस तरीका से? इसलिए याद रखिए, ये कोई देश के लिए ये बहुत ही खतरनाक जो है मतलब कांड हुआ है। वहां पर इसका हम बयान नहीं कर सकते हैं, दिल एकदम दहल जाएगा वैसी घटना को देखकर। छोड़ दो, इस्तीफा दे दो। काहे तुम ऐसा बयान देते हो? काहे तुम इस तरीका से बोलते हो? नहीं संभलता है तो रहो अपने घरे। आज महिला आदिवासी बैठी हुई है राष्ट्रपति के पद पर, उनको तो एकदम एक्शन लेना चाहिए, हर एक तरीका से एक्शन लेना चाहिए, लेकिन ये सब नहीं लेंगे क्योंकि वहां पर जानते हो वहां पर बीजेपी के सरकार न है। भाई सरकार किसी का हो, सरकार आता रहता है जाता रहता है, सत्ता आज है कल नहीं है, लेकिन आप जो काम करके जा रहे हैं वो काम हमेशा याद रखा जाएगा। जब जब इतिहास में दोहराया जाएगा, आपकी बातों को दोहराया जाएगा कि आपके शासनकाल में इससे हुआ है। ये जिम्मेदारी आपकी बनती है, आप इस पर एक्शन नहीं लिए। आज महिलाओं के साथ, अपने बेटी माँ के साथ इस तरीका से देखना, हर एक तरीका से करना, महिलाओं के साथ अत्याचार करना, कब तक देखेगा? कब तक ये समाज ऐसा सहन करेगा? और आप वहां पर जाकर कहते हो कि सभी राज्य अपना अपना एक्शन ले। राज्य एक्शन लेगा, राज्य सरकार एक्शन लेगा, राज्य सरकार एक्शन लेगा, लेकिन आप भी तो कानून बना सकते हैं ना, आप तो केंद्र में है ना।
आप केंद्र में है तो केंद्र में रहते हुए आप कानून बनाइए और साथ ही साथ राज्य सरकार भी उसका पालन करे। ये हमारा दायित्व बनता है, ये राज्य सरकार का दायित्व बनता है। ये पूरा जो है एक खराब नेचर गया। हम विश्व गुरु के सपना देखते हैं, बताओ हम विश्व गुरु के सपना देखते हैं, किस आधार पर हम विश्व गुरु बन सकते हैं? क्या यही रवैया रहेगा तो हम विश्व गुरु बन जाएंगे? हम बोलते हैं भारत माता की जय, हम बोलते हैं मातरम की जय, आप बताओ वंदे मातरम क्यों बोलेंगे? जब हमारे देश में ये सब चीज होता रहेगा तो काहे बोले? ये सब चीज याद रखिए। ये दुशासन जो है बैठा हुआ है गद्दी पर, इस तरीका से बख्शा नहीं जाएगा। कोई भी हो, याद रखिए ये सत्ता 24 है, 24 में जाएंगे आएंगे ये मायने नहीं रखता है। लेकिन आप जो गलत किए हैं, जो गलत कर रहे हैं, आप नहीं, आपको जापान में जाने का मौका है, आपको यूक्रेन में जाने का मौका है, आपको अमेरिका में जाने का मौका है। 2-2 दिन 3-3 दिन रहते हैं, 1-1 दिन रहते हैं, और यहाँ पर भारत में आप महिलाओं के साथ इतना दुर्व्यवहार किया जाता है और आप एक ट्वीट 3 महीना के बाद वहां पर आते हो और बोलते हो। ये बताइए ये कहाँ की दरिंदगी है? किस तरीका का आपका शासन है? क्या कहते हो लोकतंत्र? क्यों कहते हो डेमोक्रेसी? ये डेमोक्रेसी है, ये लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र खतरे में है। हम तो कहते हैं महिलाओं को एकदम शास्त्र चलाना सिखाइए, जहां पर काम है वो अपना सुरक्षा व्यवस्था स्वयं करे, एकदम अपने रक्षा के लिए रहे कि हम है, हम अपना, भैया आप नहीं जाइए, पापा आप नहीं जाइए, हम अपना रक्षा स्वयं कर लेंगे। लेकिन महिलाओं को समझना होगा इस बात को, कलंकित से समाज से बचना होगा। कब तक रहेगा? समाज किसी एक से थोड़ी चलता है, समाज पुरुष और नारियों के सहयोग से चलता है। आज वो सिस्टम देखते हैं, आज वहां की घटना देखते हैं ना, एकदम जो है आंख से आंसू आ जाता है ऐसी घटना को देखकर। ऐसी घटना को, मतलब ये लज्जित करने वाली घटना है। अब बताओ ना, वहां 4-4 अपराधी जो है, 5-5 अपराधी, चाहे 2 अपराधी था, हम नहीं जानते 2 अपराधी था चाहे 5 अपराधी था, कितने भी अपराधी, उसमें जितना वो झुंड में था, दौड़ा रही बेचारी जो महिला थी उसको नंगे करके परेड करवाया जा रहा है, इस तरीका से बर्बरता किया जा रहा है। उस सबको फांसी दो, सबको, उस सबको सजा मिलनी चाहिए। क्यों नहीं मिलनी चाहिए? ये ओके क्यों? क्योंकि सब था, एक चोरी किया, सब चोरी किया, उसके साथ सब है। बाकी इस सब को हम बयान नहीं कर सकते। चलिए आप लोग जो है पढ़िए, समझिए। कभी कभी लगता है कि सब पढ़कर क्या करेंगे यार, इस सत्ता बागडोर चलाने वाले आदमी जो है इतना दुशासन निकलेगा, इस तरीका से शासन बागडोर चलाएगा, क्या कर पाएगा? देश खतरे में। अभी हम लोग की बचने की जरूरत है, अभी हम लोगों को सावधान रहने की जरूरत है और आगे बढ़ने की जरूरत है। ये शिक्षा लाओ और शिक्षित हो जाओ, अपने अधिकार को जानो, तब जाकर कहीं ना कहीं हम लोग अपने अधिकार को छीन पाएंगे, जान पाएंगे, अन्यथा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। चलिए बुआ जी, ये 3 पढ़े हैं, 3 के बाद कल और पढ़ाएंगे। जितना है एक भी टॉपिक नहीं छोड़ेंगे, सबको सब जितना है सारा टॉपिक हम क्लियर कर देंगे। तो रहने देते आज के लिए।